राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। That I am the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। शायद आप लोगों को ये पहले से उम्मीद होगी, पर मुझे नहीं थी, क्योंकि मुझे कानून पता था। अगर कोई भी एमपी अपनी पार्टी बदलने की कोशिश करता है तो उसकी एमपी की सीट चली जाती है। आप ऐसे ही अपनी मर्जी से कभी भी पार्टी नहीं बदल सकते हो अगर आप एक एमपी हो तो। इसलिए मुझे लगा था जब तक राघव चड्ढा एमपी बने हुए तब तक तो बने हुए, उसके बाद छोड़ के बीजेपी के अंदर चले जाएंगे। पर इन्होंने खेल दिया पुट्ठा गेम। ये खुद तो गए 6 लोगों को साथ में और भी ले गए। आम आदमी पार्टी दिल्ली पहले से हार चुकी है, जिनके दम पे पंजाब जीत सकती थी उन लोगों को बीजेपी ने पोच कर लिया है। अरविंद केजरीवाल आज भी रोज रोज कोर्ट कचहरी खेल रहे, और केस पता क्या चल रहा है? केस ये चल रहा है कि जिस जज के सामने सुनवाई हो रही है, केजरीवाल कह रहे हैं कि मैडम आप मत सुनो, किसी और को दे दो केस। एंड वो जज इस चीज को जज कर रही है कि इनको केजरीवाल के केस को जज करना है या फिर नहीं करना है। बहुत गड़बड़ चल रही है। बट पूरा मैटर बताने से पहले मुझे एक चीज को एडमिट करना होगा, मैंने बीजेपी को गलत समझा था। मुझे लगा था बीजेपी का एजेंडा है कांग्रेस मुक्त भारत। मुझे नहीं पता था वो कांग्रेस से ओपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा है ओपोजिशन मुक्त भारत। सामने वाली पार्टी को इतना तोड़ दो कि जो भी आदमी वोट डालने जाएगा उसको लगेगा कि भैया आम आदमी पार्टी को डाला तो वेस्ट हो जाएगा। ये बहुत लंबी कहानी है, छोटे से रिकैप के साथ फास्ट चलते हैं। आम आदमी पार्टी का जन्म करप्शन मुक्त पार्टी के नाम से हुआ था। उनकी पूरी की पूरी इमेज सिर्फ यही थी कि भैया हम लोग ईमानदार हैं। 2015 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे, आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट मिली थी। उसके बाद जब 2020 के अंदर इलेक्शन हुए थे तो इनको 70 में से 62 सीट्स मिली थी। और उसके बाद 2025 के अंदर जब दोबारा इलेक्शन होते तो आम आदमी पार्टी के साथ खेला हो गया। अरविंद केजरीवाल पहले सिटिंग सीएम बने जिनको जेल के अंदर डाला गया। ईडी और सीबीआई ने लीकर स्कैम का केस दाखिल किया और ये बोला गया कि गोवा के अंदर पैसे को रिटेट करके वो इलेक्शन के अंदर खर्च किया गया। अरविंद केजरीवाल को करप्ट बोला गया, उसके शीश महल का मजाक उड़ाया गया, फ्रीबीस और गंदी यमुना को बहुत ज्यादा उछाला गया और बीजेपी ने वहां पे बाजी मार ली। बट अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन हराने के बाद कोर्ट की जजमेंट आती है। कोर्ट 598 पेजेस का एक ऑर्डर पास करती है जिसके अंदर 23 अक्यूज को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 और अक्यूज को बोल दिया जाता है कि भैया आपके खिलाफ तो केस बनता ही नहीं था। इवन कोर्ट क्या करती है, सीबीआई के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बोल देती है। और जब तक हमने यहाँ तक कहानी सुनी थी ना, हमें लगा था आम आदमी पार्टी का रिवाइवल हो रहा है। सीबीआई ये चीजें देख के चुप नहीं बैठी। सीबीआई के खिलाफ जो एक्शन लिया गया था उसके लिए हाई कोर्ट में अपील करी गई और 972 पेजेस की रिवाइज पिटीशन फाइल कर दी अरविंद केजरीवाल और उन्हीं अक्यूज के खिलाफ। ट्रायल कोर्ट ने जिस केस को 3 साल चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया था, उसी के ऊपर हाई कोर्ट एक ही बार में दोबारा सुनवाई करने को मान जाती है और केस को सुनने आती है जस्टिस स्वराकांता शर्मा। और ये वही जज थी जिनको अरविंद केजरीवाल ने 2024 के अंदर रीच आउट किया था अपनी अरेस्ट को विड्रॉ करवाने के लिए। बट वो चीजें उस टाइम पे नहीं होती। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि शायद ये जज उतना ज्यादा फेयर नहीं है और ये कोई प्रूफ नहीं है। आगे जो मैं बातें करने वाला हूँ ये एलिगेशंस है जो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर जज के सामने लगाए हैं। तो जो भी पूरा का पूरा केस है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वो समझा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल का बोलना है कि जो जज है वो 2022 से लेकर 2025 तक 4 प्रोग्राम्स को अटेंड कर चुकी है जिसको आरएसएस एफिलिएटेड लोअर बॉडीज ने होस्ट किया था और हम सबको पता है कि आरएसएस बीजेपी से लिंक्ड है। तो अरविंद केजरीवाल का बोलना है कि मेरे मन में ना एक मंशा रह जाएगी कि शायद मुझे जस्टिस ना मिले आपकी वजह से। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के जज को जाके बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे केस की सुनवाई मत करो, आप ये केस किसी और को रेफर कर दो, मैं उनको अपनी पूरी कहानी सुना दूंगा। सेकंड पॉइंट अरविंद केजरीवाल उठाते हैं फैमिली कनेक्शंस के। उनका बोलना है कि जज के बेटा एंड बेटी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं जो कि इसी केस के अंदर सीबीआई की तरफ से अपीयर भी होने वाले हैं। तो उनके मन में ये वहम ना रह जाए कि शायद अपने बेटे को ज्यादा फेवर कर रही हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि आप उनका केस ना सुने। अरविंद केजरीवाल का तीसरा काउंटर ये था कि 9 मार्च को पहली सुनवाई थी हाई कोर्ट के अंदर और उसी दिन ही आपने ट्रायल कोर्ट के 6 पन्नों को खारिज कर दिया। और चौथा आर्गुमेंट ये था कि आपने पहले ही मेरी अरेस्ट अपील को खारिज कर रखा है, तो मेरे मन में वहम ना रह जाए, मेरे को ऐसा ना लगे कि शायद मेरे को जस्टिस नहीं मिल रही है। मैं कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ आपके ऊपर, शायद मुझे ऐसा ना लगे कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रही है। तो क्या आप प्लीज ये केस किसी और को रेफर कर देंगी? तो जज स्वराकांता शर्मा ने इस चीज को जज किया कि क्या उनको अरविंद केजरीवाल का केस को जज करना चाहिए और उन्होंने अपने ही केस को जज करके ये जजमेंट दी कि भैया वो अरविंद केजरीवाल का केस सुनेंगी। और एक तरफ सारी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें चल रही है और दूसरी तरफ चल रहे हैं हमारे राघव चड्ढा। मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। सारे के सारे आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। राघव चड्ढा ने सिर्फ और सिर्फ लंदन में बैठे हुए एक ट्वीट की और ये बोला कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, मैं आ नहीं सकता। फिर जब ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और बाकी सारे लोगों को डिस्चार्ज
बात कर दिया, तब राघव चड्ढा ने उसके ऊपर कोई भी ओपिनियन नहीं दिया। राघव चड्ढा किसी भी पार्टी मीटिंग्स में नहीं दिखे, किसी भी पार्टी डिबेट्स में नहीं दिखे, किसी भी पार्टी इंटरव्यू में नहीं दिखे। पार्टी के लोगों से बार बार पूछा गया कि भैया राघव चड्ढा कहाँ है, एंड पार्टी के लोग ने ये चीज बोल के हटा दिया करते थे कि यार थोड़ी बहुत लड़ाई है, सोल्व हो जाएगी। और इस बीच राघव चड्ढा ने क्या किया, खुद की पर्सनल PR करवानी शुरू कर दी, ऐसे मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया जो एक्चुअल में लोगों के लिए बेनिफिशियल थे। एंड काफी लोगों ने इस चीज को भी एनालाइज करके दिखाया है कि वही मुद्दों को उठाया जाता था जो ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं। जब राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट के ऊपर सस्ती चाय का मुद्दा उठाया था, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने ट्रायल शुरू कर दिए थे। और ऐसे काफी सारे और केसेस थे जिनको बहुत प्लान तरीके से उठाया गया। कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया गया जिसका सोल्यूशन या कंक्लूजन कुछ नहीं है, बस मासेस खुश हो जाएंगी। मुद्दों को जान करके उठाया जा रहा है जिससे पब्लिक के अंदर अटेंशन मिले। और ऐसे किसी भी मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा जो बीजेपी के खिलाफ हो, जो पार्टी लाइन को सपोर्ट करता हो। पार्टी लाइन क्या होती है? पार्टी लाइन होती है कि आपका एजेंडा क्या है। आम आदमी पार्टी का उस टाइम में बहुत क्लियर एजेंडा था कि भैया हमको पार्टी में बने रहना है, बीजेपी की कांग्रेस की बुराई करनी है। और राघव चड्ढा जाके क्या कर रहे थे? सस्ती चाय की डिमांड कर रहे थे, गरीबी हटाने की डिमांड कर रहे थे, जो कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा देती है और स्पेशली जाके ये चीज बोली जाती है कि हमारी पार्टी को जितना भी टाइम अलॉट किया जाता है ना, उसके अंदर से एक भी मिनट राघव चड्ढा को ना दिया जाए। और सारे के सारे आम आदमी पार्टी के लोग राघव चड्ढा के खिलाफ हो जाते हैं। सारे के सारे सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। आम आदमी पार्टी के लोग राघव चड्ढा को बायस बोलना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये ईमानदार नहीं है, वो बोलते हैं कि इनके मन में चोर और कपट आ चुका है। कुछ लोग नोटिस करते हैं कि इन्होंने जो भी बीजेपी के खिलाफ चीजें बोली थी या ट्वीट करते, वो सारी चीजों को सोशल मीडिया से हटा दी है। और राघव चड्ढा की सीट छीन के अशोक मित्तल को दे दी गई थी। 2 अप्रैल को उनकी सीट छीन ली गई, 3 अप्रैल को उनको कॉम्प्रोमाइज बोलना शुरू कर दिया और 15 अप्रैल को न्यूज आती है कि जो उनको Z+ सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट ने दे रखी थी, उन्होंने उसको भी विड्रॉ कर लिया। और सेम डे 15 अप्रैल को सेंट्रल गवर्नमेंट राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी खुद से दे देती है। भैया पंजाब गवर्नमेंट नहीं दे रही तो नहीं दे रही, बीजेपी वाले बैठे हैं, वो सेंटर के अंदर है, उन्होंने दे दी। बहुत क्लियर दिख रहा था राघव चड्ढा जा सकते हैं बीजेपी के अंदर, पर सबको लग रहा था पंजाब इलेक्शन के पास ये होगा। पंजाब इलेक्शन के पास क्यों होगा? क्योंकि पंजाब इलेक्शन के अंदर इनको तख्ता पलट करनी होगी। सबको दिख रहा था राघव चड्ढा बीजेपी के अंदर जाएंगे, पर इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। और उसका रीजन सुनो, अगर राघव चड्ढा आज की डेट में पार्टी को चेंज करने का सोचते या फिर पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग जाते तो उनको सीट से हटा दिया जाता, क्योंकि जो उनके पास MP की सीट है वो आम आदमी पार्टी ने उन्हें दी है, लोग उनको चुन के नहीं लाए हैं। और इंडियन कानून के अंदर ना एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी MP है ना, वो अपनी गद्दी छोड़ के इधर उधर जा नहीं सकता। और ये इसलिए बनाया गया था कि ऐसे तो जिस पार्टी के पास ज्यादा पैसे होंगे वो सारे MP को खरीद लेगा, तो ऐसी चीजें ना हो। इसलिए 1985 के अंदर राजीव गांधी ने इस लॉ को बनाया था। पहले उन्होंने लॉ बनाया था कि अगर किसी भी आदमी को पार्टी छोड़ के जाना है तो उसको 1/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। और ये 1/3 मेजोरिटी किसकी चाहिए होगी? अपनी खुद की पार्टी की, जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। दैट मींस अभी आम आदमी पार्टी के पास ना टोटल 10 MP थे, तो पुराने लॉ के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 3 मेंबर्स को एक साथ छोड़ना पड़ता। और अगर 1 या 2 लोग इंडिविजुअली छोड़ने की कोशिश करते तो उनको MP पद से हटा दिया जाता, उनकी सीट ही चली जाती। और अगर 3 लोग एक साथ छोड़ते तो उनकी सीट बनी रहती, बस पार्टी चेंज हो जाती, जिससे पावर शिफ्ट भी हो जाता। बट राजीव गांधी ने नोटिस किया कि यार 1/3 पॉपुलेशन को कलेक्ट करना ना पैसे के जोर पे हो जाता है, तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि 1/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और राघव चड्ढा के केस में एक्चुअल में यही गेम खेला गया। राघव चड्ढा के साथ साथ 6 और लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया है, और इसके अंदर से 5 वो लोग थे जो अगली बार शायद पंजाब जिता देते। आम आदमी पार्टी, नेशनल पार्टी बहुत दूर की बात है, अभी लोकल पार्टी बन के रह गई है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। और ये अशोक मित्तल वही थे जिनको रिप्लेस किया गया था राघव चड्ढा की सीट से। राघव चड्ढा की गद्दी छीन के अशोक मित्तल को दी गई थी, और जिस दिन उनको सीट मिली थी उससे 1-2 दिन बाद उनके घर पे या तो ईडी की रेड होती है या फिर इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। और रेड में क्या मिला वो वाली खबर तो आई नहीं, सीधा यही खबर आती है कि पार्टी बदल लिया है। अभी कुछ रिपोर्ट से क्लेम कर रही है कि 3 लोगों ने पार्टी छोड़ी, और कुछ रिपोर्ट से क्लेम कर रही है कि 7 लोगों ने पार्टी छोड़ी है। पर राघव चड्ढा का ये बोलना है कि 2/3 MPs ने पार्टी को छोड़ दिया। पर स्टिल इसके अंदर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2/3 लोग अभी वहां पे हैं या फिर 2/3 ने छोड़ दिया है। कभी ज्यादा क्लियरेंस नहीं है, पर बहुत हाई चांसेस है कि 2/3 ने ही छोड़ा होगा, जिससे उनकी पार्टी सीट नहीं जाएगी, जिसके कानून की वजह से उनकी MP की सीट नहीं जाएगी, उनकी MP की सीट सिक्योर रहेगी। और बदले में क्या होगा, बीजेपी के 7 MP बढ़ जाएंगे और आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ टोटल 3 MP रह जाएंगे। और पता है अगर तुम इस पूरे केस को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा कि यार राघव चड्ढा ने सही किया, क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन आपको अगर कुछ रेवोल्यूशनरी करना है तो आपको पावर चाहिए, हवा में बैठ के नहीं होता है। एंड आई एम नॉट क्लेमिंग कि राघव चड्ढा रेवोल्यूशनरी है, पर देने को एक बहाना तो है ही। एंड सेकंड, आम आदमी पार्टी जैसी दिख रही थी ना, वो खत्म होती ही दिख रही थी। इस बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी तो हारी थी, जहां से केजरीवाल ने जिस सीट से इलेक्शन लड़ा था केजरीवाल भी हार गया था, जिससे एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि केजरीवाल की ग्रिप जा रही है। आए दिल्ली जीते थे, पंजाब जीते थे और गोवा के अंदर लड़ने की कोशिश कर रहे थे। गोवा के अंदर कुछ बना नहीं, दिल्ली इनके हाथ से चली गई और अब पंजाब अगली लाइन पे है। और मैं ऐसे कोई किसी को वोट देने के लिए नहीं बोल रहा, पर मेरी गट फीलिंग शायद पंजाब हाथ से निकल जाएगा। इस बार इलेक्शन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, ना कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। और ये
चीज देखने में ना राघव चड्ढा के लिए सही लगती है कि चल यार उसका करियर बेटर हो गया, बट हमारे देश की एक ओपोजिशन पार्टी खत्म हो गई। आप 7 बहुत क्रेडिबल लोगों को अपने साथ ले गए। जो टॉप मैनेजमेंट है वो अभी तक कोर्ट केस के अंदर पड़ी हुई है। 2027 के अंदर पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे, भगवंत मान कितना ही क्राउड खींच लेंगे। एक्चुअल में बोला जाता था भगवंत मान तो फेस है, एक्चुअल में जो सरकार चला रहे हैं वो राघव चड्ढा ही चला रहे हैं। एंड कुछ अंदर की बातें निकल के आ रही है कि राघव चड्ढा को एक अच्छी पोजीशन देने का वादा किया गया है। बाकी कॉन्स्पिरेसीज है, कितनी मर्जी फैला लो, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, पर प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि आपने अगर एक पार्टी को छोड़ के दूसरे में गए, आपकी पर्सनल चॉइस है, पर जब एक बंद स्ट्रक्चर्ड वे दिखता है ना, जिसके अंदर एक पार्टी को आपने जड़ से खत्म ही कर दिया, तो प्रॉब्लम दिखती है। अभी कल बंगाल के अंदर इलेक्शन में थे, 91% लोगों ने वोट डाला। इंडिया की हिस्ट्री में आज तक इतनी हाईएस्ट वोटिंग नहीं हुई है। सट्टा बाजार क्या वोटिंग बीजेपी जीत रही है। बोलो टीएमसी कोई महान पार्टी नहीं है, बस बता रहा हूं कि बीजेपी के जीतने के चांसेस हैं। और जब जब इतनी ज्यादा हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग होती है ना, तब तब माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशन के लिए की जा रही है। लोग एक एग्जिस्टिंग पार्टी से बोर हो चुके थे और अभी उनको रेवोल्यूशन करना है। तो जब जब ज्यादा वोटिंग देखी गई है, तब तक देखा गया कि तख्ता पलट भी हुआ है। और अगर इलेक्शन बंगाल में हो रहे थे और तख्ता पलट पंजाब में हो गया या फिर दोनों जगह पे हो गया, तो थोड़ा सरप्राइजिंग तो लगेगा। क्योंकि टीएमसी के कांड भी बहुत माड़े हैं। एक बार चली गई तो वापस आने से रही। इधर से आप आम आदमी पार्टी खत्म कर दो, उधर से कांग्रेस को आपने पहले खत्म कर रखा है, टीएमसी को आप खत्म कर ही दोगे। महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म कर दी, बिहार के अंदर अपना नेता बिठा दिया, गोवा और एमपी के अंदर भी एकदम सेम फॉर्मेट के ऊपर चीजें ऑपरेट हुई हैं। अगर कल को वोट डालने के लिए सिर्फ 2 ही बटन मिलेंगे, एक बीजेपी और दूसरा नोटा, तो फिर हम नोटा दबा के वोट वेस्ट ही करेंगे ना, बीजेपी को डालाएंगे। क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी मेंटेन कर पा रही है? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं? और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसके बाद इतना तख्ता पलट क्या जस्टिफाइड है? क्या इसके अंदर कोई कॉन्स्पिरेसीज नहीं दिख रही हैं? ट्रायल कोर्ट ने 3 साल तक केस चलाया, 600 पन्नों की रिपोर्ट के अंदर केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया, हाई कोर्ट ने 1 दिन में केस ले लिया। राघव चड्ढा पार्टी छोड़ते समझ आता, राघव चड्ढा के साथ नहीं बन रही थी। अशोक मित्तल ने पार्टी छोड़ दी, जिसको राघव चड्ढा से रिप्लेस किया था, और वो भी कब, जब उनके घर पे रेड होती है उसके बाद ही पार्टी छूट जाती है। अगर इतने क्लियर एविडेंस दिख रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऐसे करके चल रही है, तो क्या उनको फेयर माना जाएगा? बाकी तुम्हारे इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। और टीसीएस स्कैंडल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ अटैच कर रहा हूँ, बहुत क्रेजी है, देख के जाना।